कहते हैं भगवान ने हमें बनाते वक्त हमें कुछ गुण, कुछ अच्छाइयाँ दी हैं तो कुछ कमियाँ भी। किसी को छोटा कर दिया तो दिमाग ज़्यादा, किसी को खूबसूरती दी तो अकल नहीं, किसी की आंखें छीन ली तो उसकी बाकी सारी सेंसेस और मजबूत कर दी। किसी को सब कुछ तो दिया, साथ में लालच भी जोड़ दिया। किसी को बहुत अच्छा इंसान बनाया और उसके साथ गरीबी को जोड़ दिया। पर इंसान जो दिया उसी में अपनी कमी से उभरने का रास्ता ढूंढ ही लेता है। पर कभी कभी भगवान की दी हुई कमी इतनी बड़ी होती है कि उसकी दी हुई सारी अच्छाइयां उसके सामने कम नजर आने लगती हैं। ये आप भी अच्छी तरह जानती है और मैं भी। वो जन्म से ही हिजड़ा है। डॉक्टर पुष्पा, अपनी जबान को लगाम दीजिए। किस तरह की बात कर रही हैं आप? मैं मानती हूं कि युवराज जन्म से जेनेटिक डिसऑर्डर का शिकार है, लेकिन ये मत भूलिए कि वो मेरा बेटा है। और सिवाय उस एक कमी को छोड़ो तो वो एक नॉर्मल लड़के जैसा ही है। और एक माँ को दुनिया में अपनी औलाद सबसे ज्यादा प्यारी होती है। आप तो एक डॉक्टर है ना, आपने तो कई ऐसे बच्चे देखे होंगे जो जन्म से ही किसी ना किसी कमजोरी के शिकार रह चुके हैं, कोई मानसिक कोई शारीरिक। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि एक माँ उनसे कम प्यार करती है। एक बार भगवान अपने बनाए बंदों में फर्क कर सकता है, लेकिन एक माँ अपने बच्चों में फर्क कभी नहीं करती। युवराज हमारा इकलौता बेटा है और उसकी भलाई के लिए जो हमने ठीक समझा हमने किया, क्योंकि हमारे लिए उससे बढ़कर इस दुनिया में ना कोई है और ना कोई होगा। आपके बेटे की भलाई याद रही आपको, लेकिन उसकी कमी को भूल गई आप। और उस लड़की के साथ आपने जो बस बस कब से सुन रहा हूं, चिल्ला चिल्ला के बहुत कुछ सुना दिया आपने हमें। अब एक और शब्द आपके मुंह से नहीं निकलेगा डॉक्टर पुष्पा निगम। युवराज क्या है ये आपको हमें याद दिलाने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको ये याद दिलाना बहुत जरूरी है कि आप कितनी सच्ची हैं और कितनी ईमानदार हैं। अब याद करिए वो दिन जब युवराज पैदा हुआ था और आपने उसके बर्थ सर्टिफिकेट में नॉर्मल चाइल्ड होने पे सिग्नेचर किए थे। कोई एहसान नहीं किया था हमारे परिवार पे। मेरे दादा साहब ने इस काम की आपको मुंह मांगी कीमत दी थी। दूसरी बात, आपका वो आलीशान हॉस्पिटल जिसकी वजह से आप इस शहर में जानी जाती हैं, जिसकी वजह से इस शहर में आपकी आन बान और शान है, वो किसके पैसों पे खड़ा है ये भी मुझे आपको याद दिलाने की जरूरत नहीं है। इसीलिए सच, झूठ, अच्छाई, बुराई, इन सभी बातों का पाठ आप ना पढ़ाएं तो बहुत बेहतर होगा। इंसाफ शब्द का मतलब हमारे परिवार के लिए उसी दिन खत्म हो गया था जिस दिन ऊपर वाले ने हमारे युवराज के साथ इतनी बड़ी नाइंसाफी की थी। एक बात तो आप अच्छी तरह समझ लीजिए, युवराज की खुशी इस पूरे परिवार का मकसद है और उस मकसद को पूरा करने के लिए यह परिवार किसी भी हद तक जा सकता है और वही हमने किया। सालों पहले इस राज को राज रखने की मुंह मांगी कीमत दे चुके हैं आप हमसे। बताइए, आगे के लिए चुप रहने की आप क्या कीमत लेंगी? आप बोलिए। लेकिन एक बात मेरी कान खोल के सुन लीजिए, जिस तरह सालों आप चुप रही हैं, उसी तरह आगे भी आप किसी से कुछ नहीं कहेंगी, समझिए आप?
शायद आप लोग सही कह रहे हो। मुझे कोई हक नहीं आप लोगों को सही गलत बताने का। क्योंकि मैंने खुद अपने प्रोफेशन से बेईमानी की। युवराज बचपन से ही जेनेटिक डिसऑर्डर का पेशेंट था, फिर भी मैंने उसे नॉर्मल बच्चा होने का झूठा सर्टिफिकेट दिया। उसके बदले में आप लोगों से मुंह मांगी कीमत वसूली और आप ही के पैसों से इतना बड़ा अस्पताल खड़ा कर लिया। हाँ, मैं कसूरवार हूं, स्वार्थी हूं, लेकिन मेरे स्वार्थ के पीछे भी थोड़ी सी इंसानियत थी। मैंने युवराज का कभी बुरा नहीं चाहा, लेकिन आप लोग जो संध्या के साथ कर रहे हो ना, वो बहुत बुरा है। एक बात ध्यान में रखिएगा दादा साहब, एक दिन मेरे भी कर्मों का हिसाब होगा और आपके भी। और उस दिन पैसे का नहीं, इंसानियत का पलड़ा भारी होगा। एक मिनट डॉक्टर, मैं आपकी नाराजगी समझता हूं, लेकिन आप भी जरा हमारी मजबूरी समझने की कोशिश कीजिए। आपको भी पता है कि शादी के कितने वर्षों के बाद प्रभावती की गोद भरी थी और इस घर को युवराज जागीरदार खानदान का इकलौता वारिस मिला था। इसलिए भगवान की जाति के बाद भी हमने उसे जान से ज्यादा प्यार किया। उसे कभी इस बात का एहसास नहीं होने दिया कि वो दूसरे लड़कों से अलग है, कोई कमी है उसमें। लेकिन उम्र और समझ बढ़ने के साथ साथ वो खुद ही अपने और दूसरे लड़कों के बीच का फर्क महसूस करने लगा था और यहीं से शुरुआत हुई थी हमारी मुश्किलों की। धीरे धीरे युवराज में एक हीन भावना आ गई थी। अब उसका बर्ताव, उसका बातचीत करने का तरीका सब बदलने लगा था। अपनी कमी का पता चलने के साथ साथ वो लोगों से बातचीत करने, मिलने जुलने से भी कतराने लगा था और ऐसा लग रहा था मानो वो खुद से भाग रहा हो। और पिछले 2 सालों में तो उसके इस बर्ताव ने पागलपन की शक्ल ले ली। उसे ये डर हो गया था कि उसके सारे हम उम्र दोस्तों की तो शादी हो रही है, लेकिन उसकी नहीं होगी। लोगों को उसकी कमजोरी का पता चल जाएगा, सब उसका मजाक उड़ाएंगे, तमाशा बन के रह जाएगा वो। इधर से उसने एक बार आत्महत्या करने की कोशिश की डॉक्टर। वो तो किस्मत अच्छी थी कि हम लोग वहां पहुंच गए, वरना और उस दिन हम सबने युवराज की शादी करवाने का फैसला लिया। मैं आपसे किया अपना वादा तोड़ना नहीं चाहता था डॉक्टर, लेकिन अपने बेटे की जिंदगी बचाने के लिए मुझे यह कदम उठाना पड़ा। वरना हम अपने युवराज को खो देते हम अपने युवराज को देते बच्चे को। बेटा बस, अभी लगा रही हूँ, अभी। हेलो हेलो, हाँ मैं रोहित बोल रहा हूँ। रोहित, कैसे हो तुम? मासी। हाँ मैं ठीक हूँ। वो श्रद्धा है, श्रद्धा से बात करनी थी। अच्छा, बीवी से एक दिन की दूरी भी बर्दाश्त नहीं हो रही है। उसकी आवाज सुनने के लिए तरस रहे हो, है ना? अच्छा 1 मिनट होल्ड करना, उसे बुलाती हूँ। बाबा, लगता है इसने अपनी बहनों को घर के बारे में कुछ बताया नहीं है। उससे को बेकार वक्त बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। जिस काम के लिए भेजा है वो करके वापस आए।
हेलो। हाँ क्या हुआ? बात की अपनी बहनों से? अरे कुछ पूछ रहा हूं तुमसे, पेपर्स पे साइन करवाए कि नहीं करवाए? नहीं। हाँ? नहीं? जानता था मैं, जुबान नहीं खुली होगी ना तुम्हारी उनके आगे, किसी काम के नहीं हो तुम। लेकिन ये काम तुम्हें मेरे लिए करना पड़ेगा। तुम्हारे बाबा का घर जो है ना, मुझे अपने नाम पर चाहिए, समझ गई? श्रद्धा, कुछ बोल रहा हूं मैं, बताओ कब साइन करवा रही हो उन लोगों से? कभी नहीं। हाँ? हाँ, सही सुना तुमने। उन पेपर्स पे ना ही मैं साइन करने वाली हूँ और ना ही मेरी बहनों को साइन करने के लिए कहूंगी। और हाँ, आइंदा से इस बात के लिए यहाँ फोन मत करना। श्रद्धा तुम, हेलो श्रद्धा, हेलो। क्या हुआ? क्या कहा उसने? दिमाग खराब हो गया उसका, मेरे मुंह पे फोन काट दिया। बाबा खुद भी साइन नहीं करेगी और अपनी बहनों से भी नहीं साइन करवाएगी। रोहित बेटा, मुझे लगता है यहाँ बैठे रहने से कुछ नहीं होगा, तुम्हें खुद वहां जाना होगा। मैं तो कहता हूँ अपने माँ को भी साथ ले जाओ, तो श्रद्धा भी मजबूर हो जाएगी। वो घर किसी भी हालात में हमें हासिल करना है रोहित। हाँ बाबा, लेकिन आपने उसके तेवर देखे? उसका इलाज भी ढूंढ लेंगे हम लोग। श्रद्धा घर लौटेगी तो उसे सबक सिखाना कोई मुश्किल बात नहीं है, पर फिलहाल हमें उस कागजात पे उन सबके साइन चाहिए। उसके बारे में सोचो। पता है संध्या, जब मैं इस हवेली में नई नई बहू बनकर आई थी ना, तो बिल्कुल तुम्हारी तरह छोटी छोटी बातों को लेकर घबरा जाती थी। फिर धीरे धीरे कब मायके को भूल गई और कब ये घर अपना बन गया, कुछ पता ही नहीं चला। तुम्हें भी थोड़ा सा वक्त लगेगा। लो, युवराज आ गए, अब तुम दोनों बैठकर बातें करो। मैं चलती हूँ। अब सर अपना मूड ठीक रखना। मंदिर वाली बात को लेकर थोड़ा सा परेशान जरूर थी, लेकिन अब ऐसा कुछ मत करना प्लीज। आई जस्ट होप यू अंडरस्टैंड। युवराज, थोड़ा मुस्कुराओ। टेंशन फ्री, बिल्कुल टेंशन फ्री होकर उसके पास जाओ, ताकि उसके मन में किसी भी तरह का कोई शक ना रहे। समझ रहे हो तुम? हाँ बेटा। डॉक्टर पुष्पा निगम को हम सबने समझा दिया है, उसके बारे में चिंता मत करना। टेक केयर। युवराज, क्या बात है, आप यूं चुपचाप क्यों खड़े हैं? किसी बात से परेशान हैं? हमें और देर नहीं करनी चाहिए। क्या बात है, आप यूं चुपचाप क्यों खड़े हैं? किसी बात से परेशान हैं? नहीं, परेशानी कैसी? वो एक्चुअली तुमसे कुछ पूछना था। सोच रहा हूँ कि पूछो या ना पूछूं। अरे पूछिए ना। वो मैं बुरा तो नहीं लगा ना, जिस तरह मैं तुम्हें मंदिर से जल्दी घर ले आया और फिर हॉल में बाहर छोड़ के सीधा रूम में आ गया?
तुमने माइंड तो नहीं किया ना? सच सच कहना संध्या प्लीज। नहीं युवराज, बुरा नहीं लगा। हाँ पहले थोड़ा अजीब लगा, लेकिन फिर सबने बताया कि शायद आपकी कोई चीज गुम गई थी तो आप उसे लेकर परेशान हैं। परेशान तो था, पर रीजन वो नहीं था। वो एक्चुअली मेरा पेट थोड़ा गड़बड़ हो गया था, इसलिए मैं जल्दी रूम में आ गया। I'm really sorry. No, it's okay. मतलब ये प्रेशर काम का नहीं, आपके पेट का था। सॉरी। मामा बिल्कुल गुस्सा नहीं करेंगी। सच सच बताओ, आप दोनों ने टीचर से क्या पूछा? मम्मी, हमने बस यही पूछा था कि जब एक बच्चा पैदा होता है हमको कैसे मालूम पड़ता है कि वो लड़की है कि लड़का है। अथी मुझे क्या देख रही हो? अपने बच्चों के सवालों का जवाब दो। सिंपल सी बात है। देखो, जो लड़कियां है ना वो ज्यादा रोती है और लड़के बिल्कुल नहीं रोते। इसी से पता चल जाता है कि कौन लड़का है और कौन लड़की। और मामा, ये बात टीचर ने हमें बताई क्यों नहीं? क्योंकि तुम्हारी टीचर तुम्हारी मम्मा की तरह झूठ नहीं बोलती। हाँ और बोलो, तुम पर ही गए हैं ये दोनों। प्लीज, मैं बचपन में ऐसा नहीं था। वो बात अलग है कि एक बार टीचर से मैंने ऐसा सवाल किया था कि अगर लड़कियां स्कूल में स्कर्ट पहन के आ सकती हैं तो हम लड़के क्यों? और जवाब क्या मिला था? थप्पड़ पड़ा था। इन्हें भी 2-2 थप्पड़ लगा दो, इसके बाद ऐसे कोई सवाल नहीं करेंगे। तुम्हें तो बस यही आता है ना, बच्चों पर हाथ उठाना। खबरदार जो मेरे बच्चों पर हाथ उठाया तो इन्हें जो कुछ भी समझाना मैं समझाऊंगी और प्यार से। ओके? देखो बच्चों, आज जब आप दोनों की वजह से टीचर से मम्मा को डांट पड़ी, आप लोगों को अच्छा लगा? नहीं अच्छा लगा ना? तो आगे से जो कुछ भी पूछना है मम्मा से आके पूछना, टीचर से नहीं। ओके? अब जल्दी से जाओ कमरे में जाओ और होमवर्क करो। जाओ। हेलो, साक्षी, सविता बोल रही हूँ। ताई, कैसी है आप? मैं ठीक, तुम बताओ क्या चल रहा है? बस बच्चों को बदमाशी करने से रोक रही थी। ये बच्चे भी ना ताई कितने बदमाश हो गए। अब बच्चे हैं तो बदमाशी तो करेंगे। अच्छा वो रहने दो, मैंने इसलिए फोन किया था कि श्रद्धा यहाँ आई हुई है। श्रद्धा? अचानक? सब कुछ ठीक तो है ना ताई? हाँ सब ठीक है, बस ऐसे ही मिलने के लिए आई है। मैं ये सोच रही थी कि कल तू भी यहाँ आ जाना, साथ में खाना भी खाएंगे और बातें भी होंगी। ठीक है ताई, बच्चों को कल स्कूल छोड़कर मैं आपके वहाँ आ जाऊंगी। लेकिन ताई, अभी तो 1 हफ्ते पहले श्रद्धा अपने ससुराल गई थी। अब आपके पास अचानक कोई परेशानी वाली बात तो नहीं है ना? लग तो कुछ ऐसे ही रहा है। एक काम करते हैं, तुम कल आ रही हो ना, तो फिर बात कर लेंगे। हाँ ठीक है ताई, चल रखती हूँ, काळजी। बाय। डॉक्टर निगम ने संध्या से कुछ नहीं कहा, बहुत अच्छा हुआ। लेकिन वो कब तक अपना मुंह बंद रखेगी इस बात की कोई गारंटी नहीं है दादा साहब। डोंट वरी दादा साहब, वो जानती है कि अगर हम गलत हैं तो वो भी कोई कम कसूरवार नहीं है। इसलिए हमें ना सही, खुद को बचाने के लिए वो अपना मुंह जरूर बंद रखेगी। जो भी हो, हमें और देर नहीं करनी चाहिए। जो प्लान हमने बनाया है उसे जल्द से जल्द अंजाम तक पहुंचाना होगा। इस
काम के लिए जितनी देर लगेगी हमारी मुश्किल उतनी ही बढ़ती जाएगी। आप बिल्कुल सही कह रही हैं। नीरज को आए हुए यहाँ बहुत दिन हो चुके हैं। वो भी हर बार पूछता रहता है कि अचानक यहाँ उसे किस काम के लिए बुलाया गया है। मेरे ख्याल से उसे बता देना चाहिए कि हमने इसे यहाँ किस मकसद से बुलाया है। तुम लोग चिंता मत करो, मैं आज ही उससे सब बातें करने वाला हूं। इनफैक्ट मैंने उसे बुलवाया भी है। पंकज तुम भी चलो मेरे साथ, हम आज ही उससे बात कर लेते हैं। उसे भी तो सोचने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए होगा। आओ। सोचने के लिए वक्त चाहिए। एक 2 कौड़ी के नौकर के बेटे को सोचने के लिए वक्त चाहिए। मैं आपसे एक बार फिर कह रहा हूं भाभी, उस लड़के की इतनी हैसियत या औकात नहीं है भाभी कि जागीरदार खानदान के इतने बड़े राज का वो लड़का राजदार बने। मैं पूछता हूं वही लड़का क्यों? उसकी जगह हम किसी और से बात क्यों नहीं कर सकते? तो फिर तुम अपना ये सुझाव दादा साहब को क्यों नहीं देते? क्योंकि हम सब ये जानते हैं कि उनकी बात हम सबको माननी ही पड़ेगी। ऐसे में भाभी जी या कोई और कुछ नहीं कर सकता, है ना भाभी जी? मुझे इन सब बातों की कोई परवाह नहीं है। मुझे परवाह सिर्फ युवराज की है। उसके भविष्य के बारे में जो सोचा है हमने वो होना ही चाहिए, और उसका राज किसी भी कीमत पर राज ही रहना चाहिए। अब कमी कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, इंसान उस कमी को छुपाने की और उससे निकलने की पूरी कोशिश करता रहता है। पर इस कोशिश को कितनी कामयाबी मिले ये भी आखिर भगवान ही निश्चित करता है। हमें तो बस भगवान के उस निश्चय का इंतजार करना होता है।